हेलो एवरीवन, ये आज के दिन का हमारा दूसरा वीडियो है। इसके बाद मोस्ट लाइकली एक और वीडियो आएगा जिसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 24th से लेकर के जो है इस वीक क्या चलेगा, क्या होगा मार्केट में, क्या न्यूज़ आएगा, क्या डेटा आएगा। वो वाला जो वीडियो है वो वाला इसके बाद आएगा। तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करके रखो चैनल को एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना। ये आज के दिन का पहला वीडियो है, इसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा एंड इसके साथ ही वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये जो वीडियो है ये कमेंट रिक्वेस्ट पे वीडियो है। मतलब क्या होता है, मतलब कि यार आप भी अगर आपको भी कोई स्टॉक में डाउट है, किसी स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए, जस्ट आप कमेंट कर सकते हो एंड मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो ऐसा ही कुछ ये वीडियो है और मैं आपको वो कमेंट भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो काइनेस टेक्नोलॉजी पर वीडियो इन्हें चाहिए। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं आज हम काइनेस टेक्नोलॉजी के बारे में, काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यार एज़ यूजुअल आप इसका मार्केट कैप देख लो, 10,460 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक मिड कैप कंपनी है। और यार अगर मैं सही बताऊँ तो जितने मेरे रिक्वेस्ट आते हैं वो ज़्यादातर माइक्रो कैप के होते हैं, मतलब स्मॉल कैप के भी नहीं होते यार, माइक्रो कैप की कंपनीज़ होती है। और 400 करोड़, 450 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़, ठीक है? इस तरह का मतलब इस तरह की कंपनीज़ होती है और माइक्रो कैप की होती है, बहुत रिस्की कंपनीज़ होती है। और मतलब पहली बार आई थिंक मुझे कोई मिड कैप कंपनी मिला है, वो भी रिक्वेस्ट से। तो यार अच्छी बात है, हर चीज़ का आना चाहिए, मतलब मिड कैप में भी आना चाहिए, स्मॉल कैप में भी आना चाहिए रिक्वेस्ट। माइक्रो कैप में तो आता ही है। खैर जो भी हो, बहुत बातें होगी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करने वाले हैं काइनेस के बिज़नेस के बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में एंड टेक्निकल्स के बारे में, तीनों के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं काइनेस टेक्नोलॉजी आखिर करती क्या है? तो देखो यार जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ क्या करती है? ये जो है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, ठीक है? जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, वो बनाती है। और उसके बाद वो कैसे बनाती है? ओडीएम मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहूँगा, जस्ट अ सेकंड। मैं अगर यहाँ पे स्क्रीनर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिक्सन टेक्नोलॉजीज़। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जिनको डिक्सन टेक्नोलॉजीज का पता होगा बिजनेस, उनको काफ़ी इजी होगा इसे समझना। तो देखो ये क्या करती है, ये जो है एक डिज़ाइन फोकस सॉल्यूशन कंपनी है, ठीक है? जो कि क्या करती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स को बनाती है, ठीक है? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग, मोबाइल फोन्स, इस तरह चीज़ों को बनाती है। कैसे बनाती है? तो ओडीएम में बनाती है। एक सेकंड मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूँ। देखो ओडीएम एंड ओईएम, ये दोनों तरीके से ये बनाती है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि ओडीएम क्या होता है। ओडीएम होता है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर और ओडीएम क्या होता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होता है, ओईएम और ओडीएम, ठीक है? ओईएम में क्या होता है, तो ओईएम में आप सीधा याद रखना, ठीक है, कि यहाँ पे अब आप बोलोगे यार आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे क्यों समझा रहे हो यार, आपको तो काइनेस पे समझाना था। तो चलो यार यही चीज़ मैं आपको काइनेस पे भी समझा देता हूँ, सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो लीडिंग एंड टू एंड एंड आईओटी सॉल्यूशंस एनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हाँ, इसमें आईओटी एनेबल्ड है, मिक्स होता है, इंटीग्रेटेड होता है, वो सब ठीक है। बट मेन जो चीज़ है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। क्या बनाती है? तो देखो कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, कंसेप्चुअल डिजाइन, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल सपोर्ट फॉर मेजर प्लेयर्स इन द सेगमेंट। कौन कौन सा है देखो, ऑटोमोटिव सेगमेंट, इंडस्ट्रियल सेगमेंट, एरोस्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवेज एंड आईओटी। इसके साथ ही आईटी एंड सम अदर सेगमेंट्स। तो इन सब सेगमेंट्स में ये जो है सर्व करती है। और क्या बनाती है क्या नहीं बनाती मैं आपको दिखाऊंगा। बिजनेस एरिया आप इनका देख सकते हो, ठीक है? कंपनी जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये जो है एक ईएसडीएम कंपनी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? मतलब सॉरी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स होते हैं उनका डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती है। और बाकी आगे भी आप रीड कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाते हैं वर्टिकल्स में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है? जो मैं आपको वहाँ बता रहा था। तो इसीलिए मैंने आपको डिक्सन टेक्नोलॉजीज बताया, क्यों? ताकि आप रिलेट कर पाओ उससे, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में टर्न की सॉल्यूशंस, ठीक है? बॉक्स बिल्ड, ये जो है कुछ कंपनी है, कुछ प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो है इससे 28.15% रेवेन्यू आता है फाइनेंशियल ईयर 22 में। खैर आप इन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशंस को देख सकते हो, लेकिन मैं इसको और भी डिटेल में, और ये डेटा पहले का है, फाइनेंशियल ईयर 22 का है, 23 का डेटा मैं डिस्कस करूंगा, एकदम लेटेस्ट डेटा मैं डिस्कस करूंगा। तो इसीलिए मैं इसको डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बाकी इसमें क्या होता है, टर्न की सॉल्यूशंस क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है, जैसे कि देख सकते हो टर्न की इलेक्ट्रॉनिक्स
मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑफ पीसीबीए, ठीक है, केबल हार्नेस, मैग्नेटिक एंड प्लास्टिक रेंजिंग, फ्रॉम प्रोटोटाइपिंग, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ें बनाती है। ओईएम, अब ओईएम में दूसरा क्या है, टर्न की सॉल्यूशंस ही है। और इस बार क्या होता है, पीसीबीए के बारे में बात हो रहा है, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज। मतलब आपने देखा होगा ना यार, इस तरह का एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखो आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी इस तरह का एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे डॉट्स होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के मदरबोर्ड जैसा थोड़ा सा देखने में लगता है, ठीक है, लेकिन ग्रीन कलर का होता है। और इसमें कुछ इस तरह से छोटे छोटे और भी चीज़ें होते हैं, कनेक्टेड होती है सब इस तरह से, लाइंस बने हुए होते हैं, ठीक है, कॉपर कलर या गोल्ड कलर के लाइंस बने हुए होते हैं, ठीक है, और पूरा ग्रीन होता है, और पूरा ऐसे ऐसे छोटी छोटी डॉट्स डॉट्स इस तरह से बॉक्सेस होते हैं बीच में, फिर डॉट्स डॉट्स एकदम, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे पीसीबी है, ठीक है। और बाकी आप गूगल कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। और ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग भी आप देख सकते हो कि कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑफर करती है। जैसे कि किस किस चीज़ में, तो देखो स्मार्ट मीटरिंग टेक्नोलॉजी, देन स्ट्रीट लाइटिंग, ब्रशलेस डीसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड चार्जिंग टेक्नोलॉजी, देन मतलब इन सब टेक्नोलॉजी में ओडीएम ऑफर करती है। अब समझते हैं ओईएम एंड ओडीएम होता क्या है। देखो ओईएम मतलब ओईएम, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब क्या कि मान लो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, काइनेस का कस्टमर हूँ, मैं आया, मैं एंड मैंने बोला यार कि मुझे जो है, जस्ट एग्जांपल के लिए कि मुझे कुछ एक प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट एक्स चाहिए, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब जज मत करना, ठीक है, मान लो कोई भी प्रोडक्ट यार इस तरह का डिज़ाइन होगा, यहाँ पे मान लो एक डायलर होगा, ठीक है, यहाँ से वायर होगा, इस तरह से कुछ डिज़ाइन होगा, ठीक है, यहाँ प्लग होगा, ठीक है, यहाँ पे स्विच होगा, यहाँ पे भी एक स्विच होगा, यहाँ पे एक एंटीना टाइप का कुछ होगा इस तरह से। मतलब ऐसा कुछ एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, एंड मैंने डिज़ाइन बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब कंपनी क्या करेगी, सिर्फ बना करके मुझे दे देगी, ठीक है। अब लेकिन अगर ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर की बात करूँ, तो मैं बोलूँगा कि मुझे एक एक्स प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है? आप उसका डिज़ाइन बनाओ, आप उसको कंसेप्चुअलाइज़ करो, आप उसको देखो, मैन्युफैक्चर करो एंड मुझे सब कुछ करके दे दो, ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का बेसिक डिफरेंस। मतलब इक्विपमेंट में सिर्फ आपको इक्विपमेंट बना करके देना होता है और कंपनी दिमाग नहीं लगाती है। ओडीएम में कंपनी दिमाग लगाती है, मतलब दिमाग लगा करके एक प्रोडक्ट डेवलप करती है, उसको बनाती है फिर, ठीक है? और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि किस-किस सेगमेंट में ये काम करती है, तो एरोस्पेस बताया मैंने, डिफेंस बताया, मेडिकल बताया, इंडस्ट्रियल बताया, ऑटोमोटिव बताया। तो इनमें जो है कितना रेवेन्यू किस में आता है, तो सबसे ज़्यादा ऑटोमोटिव में आता है, देन इंडस्ट्रियल में आता है, देन मेडिकल में 10% के आसपास, कंज्यूमर में 8%, एरोस्पेस में 2% एंड आईओटी वाला जो सेगमेंट है उसमें 5% के आसपास आता है। आगे बात करते हैं थोड़ा-सा। और ऑर्डर बुक अगर आप चाहो तो देख सकते हो, लेकिन लेकिन बहुत पहले का ऑर्डर बुक है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। कस्टमर बेस अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे कि कंपनी हैज़ सर्व्ड 229 कस्टमर्स इन 21 कंट्रीज़ ग्लोबली, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ एंड हैज़ अ मार्केट प्रेजेंस ऑफ साइजेबल एक्सपोर्ट बिज़नेस। इट एक्सपोर्ट्स टू कस्टमर्स इन 20 कंट्रीज़, मतलब 20 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होता है। और एक्सपोर्ट की बात करें तो 2022, मतलब 2022 नहीं, फाइनेंशियल ईयर 22 जो है, उसमें 20% का एक्सपोर्ट हुआ था। और रेवेन्यू जो है 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था। एक्सपेंशन प्रपोजल के बारे में चाहो तो रीड कर सकते हो, पॉज कर लो और रीड कर लो। आगे बढ़ते हैं। आईपीओ डिटेल्स के बारे में चाहो तो पॉज करो एंड रीड कर लो। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा मैं आपको ना कहते हैं फील फील दिलाता हूँ कि यार एक्चुअली कंपनी क्या-क्या चीज़ें करती है। देखो ये जो होता है ना, यही होता है पीसीबीए, ठीक है? मुझे एग्ज़ाम्पल मिल गया, ठीक है? थोड़ा धुंधला टाइप का होगा बट यही होता है पीसीबीए। और आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 2 सर्विस सेंटर है, 10 ग्लोबल सर्टिफिकेशंस है, 1500 से भी सॉरी 1500 से भी ज़्यादा जो है कस्टमर्स है परमानेंट। 34 इयर्स का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, ठीक है। 250 से ज़्यादा क्लाइंट्स से कॉन्टैक्ट हो चुका है, सेटिस्फाइड क्लाइंट्स है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना का है वो आप भी यहाँ पे देख सकते हो। सर्विसेज आप देख सकते हो कि डिज़ाइन में कौन-कौन से सर्विसेज हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में एंड प्रोडक्ट सस्टेंस में कौन-कौन से हैं। अब देखो प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, ओईएम, ओडीएम, आईओटी सॉल्यूशंस, ठीक है। केबल हार्नेस, अब ये होता है केबल हार्नेस, ठीक है। थर्ड पार्टी रिपेयर्स एंड ऑटोमोटिव टेस्ट फॉर फंक्शनल टेस्टर, ठीक है। ये सब काम ये करती है। अगर आप चाहो तो इन सब में क्लिक करके फर्दर और भी देख सकते हो, ठीक है। और ये सब देख सकते हो, ये सब जो है सेगमेंट्स है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, रेलवे, ये सब सेगमेंट्स में कंपनी काम करती है। ये सब कुछ सर्टिफिकेशंस है, ये सब कुछ अवार्ड्स के फोटोज है,
ठीक है, और अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे वही चीज़ है, फिर से आप देख सकते हो, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको वही दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू मिक्स के बारे में। ये देखो, ये जो रेवेन्यू मिक्स है ये फिनेंशियल ईयर 23 का है, और यही मैं आपको बता रहा था कि मैं जो है आपको एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट रेवेन्यू दूंगा, जो अभी कहाँ से कितना रेवेन्यू मिक्स है, वो पहले का डेटा है, 2 साल पहले का डेटा है, 1 साल पहले का डेटा है, हटाओ उसको, ठीक है, वैसे तो 1 साल पहले का डेटा है। खैर, यहाँ पे ऑटोमोटिव के बारे में बात करें तो 38% रेवेन्यू आता है ऑटोमोटिव सेगमेंट से। इंडस्ट्रियल के बारे में बात करें तो 27% रेवेन्यू आता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट से। 60 से भी ज़्यादा, ठीक है, 60% से भी ज़्यादा हो चुका है इन दोनों को मिला करके। मेडिकल से जो है अगर एरोस्पेस की बात करूँ तो 2% रेवेन्यू आता है, मतलब एरोस्पेस तो नाम का है, एरोस्पेस। अगर आप सोच रहे हो यार डिफेंस डिफेंस देखो, डिफेंस वाली कंपनी है, चलो चलो डिफेंस में चलो, ऐसा नहीं है, क्योंकि यार डिफेंस में तो सिर्फ 2% का ही है, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेडिकल में 6% है, बहुत कम है। रेलवेज में 12% है, फिर भी ठीक है। आईओटी में 6%, कंज्यूमर में 9%। देखो, 6, 5, 2 ये सब कोई बात नहीं है यार, 10 के ऊपर रहे तो कुछ बात होती है। और मेनली कंपनी कहाँ काम करती है? ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल में मेनली कंपनी काम करती है, और रेलवेज में, ठीक है, रेलवेज भी आप पकड़ सकते हो, 12% ये भी है। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हो तो फिनेंशियल ईयर 22 का डेटा इधर है, जहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा आप ऐसे करके कंपेयर कर लो, ठीक है। मैं एक बार इसे जूम आउट कर देता हूँ अब। ओके, सो अब आप देख सकते हो इसमें, ठीक है, कि यहाँ पे जो है 34 से 38 हो गया, 30 से 27 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑटोमोटिव इंक्रीज हुआ है, इंडस्ट्रियल डिक्रीज हुआ, एरोस्पेस कम हुआ है, 3 से 2 हो चुका है, मेडिकल 10 से 6 हो चुका है, ये मेडिकल भी श्रिंक हुआ है। बढ़ा कौन सा है? रेलवेज 10 से 12 हो चुका है। आईओटी जो है 5 से 9 6 हो चुका है, और कंज्यूमर जो है वो 8 से 9 हो चुका है। बाकी सेगमेंट वाइज अगर आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे सॉरी, अब जैसे ओईएम जो है, मैंने आपको बताया ओईएम, ओईएम में दो चीज होता है, एक होता है बॉक्स बिल्ड, एक होता है पीसीबीए। पीसीबीए मतलब क्या हुआ? पीसीबीए मतलब वो जो ग्रीन वाला जो मैंने आपको बताया वो हुआ। और उसके बाद क्या होता है? ओईएम बॉक्स बिल्ड जो मैंने आपको बताया। ओडीएम मतलब मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड आईओटी। अब देखो, इसमें जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है ओईएम पीसीबीए से, ठीक है। जो सर्किट बोर्ड मैंने आपको बताया, सर्किट बोर्ड असेंबली, ठीक है, उससे जो है सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 62% इसी से। और ओईएम जो बॉक्स बिल्ड है उससे 30% होता है, मतलब 92% जो है सिर्फ ओईएम से ही कंपनी कमा लेती है। बाकी जो 8% बचा, वो कंपनी 8 में से 3% ओडीएम से आता है, एंड बाकी आईओटी से आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आईओटी वाला जो सेगमेंट है वो सिर्फ नाम के जैसा ही है, ठीक है, कुछ कुछ खास है नहीं। और अगर आप पहले देखोगे कैसा था, तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो है 28% था ओई, बॉक्स बिल्ड वाला 28 था, जो कि 30 हो गया। आप पॉज करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं इतना डिस्कस करने जाऊंगा ना, वीडियो लिटरली बहुत लंबा हो जाएगा, तो यार आप भी समझो थोड़ा सा, है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं एंड थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलेंगे। ये आप देख सकते हो, जो सर्विसेज क्या क्या कंपनी क्या देती है, क्या बनाती है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आईओटी सॉल्यूशंस क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जैसे यार मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, चाहो तो पढ़ सकते हो। अब यार 2% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जहाँ पे है, 2-5% का, क्या उसको डिस्कस करना, ठीक है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये आप देख सकते हो कि कंपनी क्या क्या बनाती है। जैसे देखो, क्लस्टर पीसीबीए इस तरह से बनाती है, ठीक है। हेड टेल फॉग लैम्प्स, ये जो होता है ना, हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स बाइक्स का, ठीक है, ये सब बनाती है। स्विचेस, डिफरेंट टाइप्स के जो स्विचेस होती है, ठीक है, वो सब बनाती है। ऑटोमोटिव में अलग अलग टाइप के जो स्विचेस होते हैं। बीसीयू या स्लेव जो भी आप कह लो, ठीक है, वो ये बनाती है। इंडस्ट्रियल में क्या करती है? तो स्मार्ट एनर्जी मीटर बनाती है। स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर बनाती है। एचवीएसी थर्मोस्टेट बनाती है। देन यहाँ पे प्रिसीजन ब्रिज बनाती है, स्टेन बनाती है। देन यहाँ पे एरोस्पेस, मेडिकल, रेलवेज, इन सब में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज़ें ये बनाती है। अब आप खुद से भी इन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और आप खुद से भी देख सकते हो, ठीक है, इन चीज़ों को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ एंड अब इंटरनेशनली अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनली कौन सर्टिफिकेशंस कौन कौन से हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कहाँ पे कितना कैपेसिटी है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है एक सेकंड, यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है 10 जगहों पर है, ठीक है। जिसमें से कहाँ कहाँ पे कितना है वो भी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे वन जो है वो अ, परन अ, परवाणु, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है।
देन मानेसर में है, देन नवी मुंबई में है, बेंगलुरु यूनिट 1, यूनिट 2 में है, फिर बेंगलुरु, मैसूर यूनिट 1, मैसूर यूनिट 2, चेन्नई, ठीक है, इन सब जगहों पर है। मैं आगे बढ़ता हूँ एंड एक वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस प्रोफाइल, फिर से वही बातें हैं, ठीक है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये वही चीज़ें ही फिर से लिखी हुई हैं, ठीक है। रेवेन्यू अक्रॉस ज्योग्राफीज ये कुछ अलग है, तो मैं इसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। ये देखो, इंडिया से 85% आता है। एक्सपोर्ट कितना का होता है? एक्सपोर्ट होता है 85 से माइनस करो 15% का एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट डिक्रीज हुआ है, पहले एक्सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा होता था, अब डिक्रीज हो चुका है। और कितना कितना कहाँ पे है? तो ये जो एक्सपोर्ट है 15%, 15 में से जो है 3% वो जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। जो 9% है वो यूरोप जाता है, 1% साउथ ईस्ट एशिया जाता है एंड 2% अदर्स जाता है। तो मेनली ये जो काम करती है वो इंडिया में ही काम करती है। कुछ क्लाइंट्स आप देख सकते हो, जैसे इंडस्ट्रियल में जो क्लाइंट्स है वहाँ पे आप मतलब, मैं अगर जूम करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। क्लाइंट्स को देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से इसके मेजर क्लाइंट्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें। और आगे बढ़ते हैं एंड इसके साथ ही गाइज यहाँ पे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपको ये सब जाना है, देखना है तो यार ऑब्वियसली देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब तो खैर मैं बताऊंगा ही, और बाकी और भी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आपको कैसे मिलेगा? बीएसई के वेबसाइट से जा करके आप ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली आ सकते हो। स्क्रीनर पे सर्च करना काइनेस टेक्नोलॉजी, डॉक्यूमेंट्स पे जाना एंड देन यहाँ पे जो पीपीटी है इसको ओपन करना, तो आपको ओपन हो जाएगा। चलो यार, बहुत सारी बातें होंगी, वीडियो भी बहुत लंबी हो जा रही है, आगे बढ़ते हैं एंड क्वार्टर्स पे चलते हैं। तो क्वार्टर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करूँ मार्च 22 एंड 23 को, तो 238 से 365, 40 से 59, 17 से 16%। यहाँ पे जो मार्जिन है वो थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो जहाँ पे था वहीं पे, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता ही है। 29 से 54 हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट जो है 20 से 41, डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो रिजल्ट तो यार बहुत 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 अच्छे हैं। और अगर आप देखोगे तो नंबर्स भी हाईएस्ट एवर है, मतलब हाईएस्ट एवर सेल्स है, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो सब कुछ हाईएस्ट एवर है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट्स तो फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप चाहो तो इसे पॉज करके देख सकते हो। कंपनी कंसिस्टेंट है। 2020 कंपनी ने देख लिया, 21 देख लिया, कंपनी का जो है कुछ डाउनफॉल खास हुआ नहीं। 22 कंपनी ने देखा, 23 देखा। और अगर मैं बात करूँ सेल्स ग्रोथ की, तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो 3 साल का 45% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है 59% है। तो जो सेल्स ग्रोथ है मेरे हिसाब से यार बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है, कोई भी दिक्कत नहीं है सेल्स ग्रोथ में। और सीरियसली यार फैंटास्टिक सेल्स ग्रोथ है। अगर ऐसा मेंटेन्ड होता है, और अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है ना यार, अगर 25 के भी ऊपर रहता है, आई एम गुड, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 25 से 30 के रेंज में रहता है, देन वेरी गुड। उससे ऊपर रहता है और अच्छी बात है। बट हाँ, अगर इस रेंज 25 के नीचे आता है, देन मैं फिर थोड़ा सा यार सोचूंगा। लेकिन हाँ, 25 से ऊपर रहता है तो डेफिनेटली वेरी गुड। प्रॉफिट ग्रोथ का तो यार कुछ कहना ही नहीं है। बॉटम लाइन तो बहुत अच्छा है। सॉरी, बॉटम लाइन तो बहुत अच्छा है। आरओई के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस पूरे कंपनी में एक चीज जो मुझे कम लगी वो है आरओई। आरओई यहाँ पे थोड़ा कम है। अब मैं ये नहीं कहूंगा यार आरओई जो है 16-17% इज बैड, इट्स गुड, इट्स ओके। मैं इसे गुड तो नहीं, लेकिन हाँ इट्स ओके। बट अगर ये 25 से ऊपर होता तो मैं इसे काफी अच्छा कहता, एंड 30 के ऊपर तो मैं इसे एक्सपोनेंशियल कहता। तो देखो यार, मतलब मुझे तो देखो, अब अलग अलग लोगों का जो है अलग अलग टाइप से वो लोग देखते हैं। जैसे किसी को 19%, 20% का आरओई मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा लगता है। बट मैं मानता हूँ 25 to 30 के बीच में रहे देन इट्स वेरी गुड। उससे भी ऊपर रहे तो और अच्छी बात है। बट हाँ, अगर यार 25 से भी नीचे है या 20 से भी नीचे है, 20 से नीचे तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। 20 से ऊपर है, 20 to 25 इस रेंज में है, तो भी मैं कहूँगा चलो यार ठीक है। और अगर 25 से ऊपर है देन मैंने आपको बता ही दिया। तो ओवरऑल जो आरओई है वो मुझे पसंद नहीं आया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है, लेकिन आरओई मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं ये भी नहीं कह रहा यार कि 30 के ऊपर हो तो ही बहुत अच्छा है, 25 के भी ऊपर जाए यार तो भी बहुत अच्छा होगा, 20 के ऊपर जाए तो अच्छा होगा, या 20 के तो ऊपर जाए मतलब थोड़ा सा 17, 18, 15 का आरओई तो मुझे पसंद नहीं आता है। और बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। बैलेंस शीट ठीक है यार, कोई बैलेंस शीट में कुछ खास बताने का है नहीं। CWIP कुछ कुछ चलता है इसका आराम से। और अगर मैं रिजर्व्स के बारे में बात करूँ तो 900 करोड़ के रिजर्व्स है, बहुत अच्छे रिजर्व्स है। मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है, ठीक रिजर्व्स है, ओके रिजर्व्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग 15 का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग 121 का है, बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है बोरिंग्स में। कंपनी को बिल्कुल एक ज़रा से दिक्कत नहीं होने वाली है। अ, आगे चलते हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टर्स में एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, दो चीज़ें।
सबसे पहला कि इसका शेयर होल्डिंग 63% है। देखो यार, अब मैं वही कहता हूँ कि अगर स्मॉल कैप है तो मैं 65 के ऊपर या 70 के ऊपर देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर मिड कैप है तो 60 के ऊपर, 65 के आसपास है, देन इट्स गुड। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये 63% का होल्डिंग एक डिसेंट होल्डिंग है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा होल्डिंग है, लेकिन हाँ, एक डिसेंट होल्डिंग है। और एक और अच्छी बात ये है कि ये कंपनी जो है छेड़छाड़ नहीं करती है कि भाई आज बेच दिया, कल थोड़ा-सा खरीद लिया, फिर परसों फिर बेच दिया, फिर खरीद लिया, ऐसा कंपनी नहीं करती है। तो दिस इज़ गुड। मतलब कि कांस्टेंट है, वो कहना चाह रहा हूँ। देखो प्रोमोटर्स तो अच्छे हैं, एफआईआईज़ भी यहाँ पे जो है अराउंड 7% के आसपास इनके पास है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। डीआईआईज़ अगर आप देखोगे तो इनके पास भी लगभग 13% है। एंड अगर आप बोलोगे यार एफआईआईज़ देखो सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप एफआईआईज़ का सेलिंग देख रहे हो, लेकिन डीआईआईज़ का बाइंग इतना ज़बरदस्त हो रहा है, वो नहीं देख रहे। 11.5% से लगभग 13% पे ये जा चुके हैं। डीआईआईज़ का बाइंग बहुत जा रहा है, प्रोमोटर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। एफआईआईज़ का भी होल्डिंग अभी 7-8% के आसपास है, काफ़ी अच्छा है। पब्लिक का होल्डिंग जो है वो 15% है, ऐसे भी कम है पब्लिक का होल्डिंग। 15% पब्लिक होल्डिंग इज़ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसमें भी अगर आप देखोगे तो 2 एचएनआईज़ हैं, जिनका 3% और 2% 5%, मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है? जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो वीक हैंड्स है, उनके हाथ में सिर्फ 10% है। और मैं हमेशा कहता हूँ, वीक हैंड्स के हाथ में जितना कम रहे उतना ही अच्छी बात होती है। तो इसीलिए यार ये शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यार स्टार्टिंग में ही कह दिया था, मतलब स्टार्टिंग में नहीं, पहले ही कह दिया था कि मुझे जो है इसका आरओई जो है वो मुझे थोड़ा-सा कम लगा। बाकी जो है मुझे किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ में थोड़ा दिक्कत है कि यार ये जो इसका जो स्टॉक है, ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। और अगर आप पहले से एंटर किए हुए हो देन वेरी गुड, आप एकदम बने रहो, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। और देखो यार, अब सीधा बात है, बहुत कोई किसी को लगता है यार ये तो इतना भाग गया, अब बुक कर देता है प्रॉफिट, अब तो ये नीचे आएगा। ऐसा मत करो, ये भाग रहा है जितना भागने दो, नीचे आएगा कोई बात नहीं। अगर अच्छा है तो एवरेजिंग करना, ठीक है। और अगर लगता है कि यार ये नीचे आएगा तो पूरा ही निकल जाओ, ठीक है। आधा अधूरा रख के कोई फायदा तो होता नहीं है। खैर जो भी है, रिकमेंडेशन नहीं है। पहली बात, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। पहली बात, फ्रेश बाइंग अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार आप क्या कर रहे हो फ्रेश बाइंग, यार फ्रेश बाइंग का तो मतलब चांस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है फ्रेश बाइंग का। एवरेजिंग का अगर आप पूछोगे कि यार एवरेजिंग का क्या करें, तो देखो यार, मैं बोलूंगा एवरेजिंग आप 1600 के आसपास अगर आता है तो फिर देख सकते हो, ठीक है। मतलब फिर एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बट यहाँ पे एवरेजिंग मैं तो नहीं करूंगा, ना मैं फ्रेश बाइंग करूंगा। अब होल्ड और सेल का तो यार आपका ओपिनियन है, वो आप समझदार हो। बाकी ठीक है यार, यही था वीडियो, कुछ खास तो टेक्निकल के बारे में था नहीं। तो एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। इसके बाद वैसे भी एक वीडियो आने वाला है, डेफिनेटली उसको देखना। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।